जो जुलाई तक वैलिड है, और मैं 30 दिन रह सकता हूँ जापान में, जो कि एक अच्छी चीज़ है भाई। अपने को अब टेंशन नहीं है, अच्छे से जापान घूम के निकलेंगे हैं भाई। इन्होंने तो बच्चों के खेलने के लिए झूले वूले लगा दिए एयरपोर्ट पे हैं। ये देखो भाई, जापान एयर की फ्लाइट खड़ी है, देन उसके बाद अपने को गाड़ी मिलेगी और फिर उससे रोड ट्रिप शुरू होगी पूरे जापान। लो जी, ऑफिशियली भी हमारा स्वागत हो गया है जापान में। वेलकम टू जापान का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा। ये देखो भाई, सिम कार्ड के लिए भी वेंडिंग मशीन है यहाँ पर। हाँ, इस बार निकल के भाई, ये देखो 10-10 हज़ार के 5 नोट। ये लो भाई, सिम कार्ड निकाल ली पहली बार लाइफ में मैंने वेंडिंग मशीन से। और ऐसा नहीं टोक्यो का ओल्ड पार्ट है तो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, देख रहे हो सामने सारी मतलब हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस बने हुए हैं और साफ सुथरा पूरा भाई। जापान खैर साफ सुथरे के मामले में तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा भाई। कोड डाल के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे तो कोई स्टाफ वाफ है ही नहीं, देखो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। सीट तो यहाँ हर जगह मेरे को लगता है वो ऑटोमेटिक वाली देते हैं, यहाँ भी देखो वही दे रखी है। और ये उसका रिमोट है, धोने वोने का जुगाड़ मस्त है, गर्म पानी ठंडा पानी जैसे भी करना। तो भाई ये रही अपनी फ्लाइट 12:05 हनोई की, VJ 972 ई नंबर काउंटर पे जाना है अपन को। चलो जी, सारा प्रोसेस डन, चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया। बट एयरपोर्ट में आते ही जैसे चेक इन करना था, 10,500 रुपये का सीधा फटका लग गया है। वो समझाऊंगा, थोड़ा लगेज को लेके था उसमें इशू, जो मतलब दूसरी फ़्लाइट होती किसी शायद ना होता इतना इशू, बट जिस फ्लाइट से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वेज जेट, उसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। तो अभी फ़िलहाल बहुत टाइम लग गया। इमिग्रेशन कह रहा हूँ, चेक इन काउंटर में लंबी भीड़ लगी हुई थी, तो फटाफट से अब जाना है, गेट पे पहुंचूँ जरा। तो सबसे पहले तो बता दूं भाई, ये जो मेरी फ़्लाइट है ना इंडिया टू जापान, ये डायरेक्ट नहीं है, ये बीच में एक और कंट्री में जा रहा हूँ जिसका नाम है वियतनाम। तो वेज जेट एयरवेज़ की मैंने फ़्लाइट बुक करी है, पहले दिल्ली से लेके हनोई, जो कि के एक सिटी है वियतनाम में, और फिर हनोई से लेके है मेरी सेकंड फ़्लाइट टोक्यो जापान की। तो ये पार्ट्स में हो रही है, और ये करने के पीछे रीज़न सिंपल था भाई कि डायरेक्ट फ़्लाइट जो थी ना वो जापान की, वो पड़ रही थी कुछ 60-70 हज़ार रुपये की वन वे, मतलब आना जाना ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की। और ये जो मुझे पड़ी है, ये यहाँ से वियतनाम पड़ी है 15,800 रुपये की, और वियतनाम से आगे अपना जापान पड़ी है मुझे 17,000 की। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो 33,000 रुपीज़ में मैं जापान पहुँच रहा हूँ इंडिया से। और सेम ऐसी आते वक्त मैं करूँगा जापान से हांगकांग, जो 10-12 हज़ार रुपये की टिकट होगी, वो मैंने अभी बुक नहीं करी, और हांगकांग से इंडिया आएगी वही 15-16 हज़ार। तो मोटा मोटा आना जाना मुझे 60 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा, मैक्स 60 से 70 हज़ार। जबकि अगर मैं डायरेक्ट जाता, जो कि 8.5 या 9 घंटे की फ़्लाइट थी दिल्ली से, एयर इंडिया वगैरह चलती है, उसमें आने जाने का तो बहुत ही महंगा हो जाता है, एक तरफ का इतना होता है जितने में मैं आना जाना कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वेज जेट एयरवेज़ को चूज़ किया, जिसमें मेरा ना चेक इन में 20 किलो अलाउड था और कैबिन में 7 किलो अलाउड था। अब जनरली नॉर्मल फ्लाइट्स में क्या होता है ना, कि जो कैबिन बैग होता है ना, उसमें 2 बैग अलाउड होते हैं, एक आपका छोटा ट्रॉली बैग और एक आपका बैक पैक। तो इसमें भी वही सेम था, बट वेज जेट में अलग क्या था कि आपका जो ट्रॉली बैग है और पीछे बैक पैक है, उन दोनों का वेट मिला के 7 किलो होना चाहिए। जबकि जनरली कैबिन बैग कोई भाई मतलब काउंट करता ही नहीं है, एक तरह से वेटेज होती नहीं है, चाहे आप इंडिगो में चले जाओ, एयर इंडिया में चले जाओ, एयर एशिया में चले जाओ। एयर एशिया में शायद होती थी। तो मैं तो चिल था भाई, क्योंकि मेरा बड़े वाला लगेज जो था वो था 18 किलो का, मतलब 2 किलो कम ही था। और जो ये सूटकेस निकला ना और ये बैग निकला, ये दोनों मिला के भाई 14 किलो हो गए। तो अब उस 14 में से उन्होंने 2 किलो तो एडजस्ट करवा दिए उस बड़े सूटकेस में किसी तरह, बट फिर भी जो है वो बचा हुआ आपका मोटा मोटा 5 किलो एक्स्ट्रा था मेरे बैग में, जिसके मुझे पे करने पड़े 1900 रुपये पर केजी। अब ये मैं पहले ही अगर ले लेता, मुझे पता होता, ऑनलाइन खरीद लेता बैगेज, तो बहुत सस्ता पड़ता, शायद 5 किलो 3-4 हज़ार में हो जाता। बट अब आप देखो 1900 × 5, वो लगा लूगू के अराउंड 10 हज़ार कुछ का जो है वो टोटल बिल बना। और मैं ये भी ट्राई कर रहा था कि काश बिजनेस क्लास सीट कोई अवेलेबल मिल जाती 10-15 हज़ार रुपये दे के, कि सीट की सीट अपग्रेड हो जाती, और उसमें लगेज शायद 30 या 35 किलो अलाउड था। बट बिजनेस क्लास भाई फुल थी इसमें, तो प्रीमियम इकोनॉमी मिल रही थी। तो सब मिला मिलू के 1500 रुपये की प्रीमियम इकोनॉमी का अपग्रेड पड़ा, और लगेज वगैरह मिला के जो अपने को पड़ा है वो 10,400 रुपये मुझे काउंटर पे करने पड़े। जबकि पूरी टिकट ही 15,800 रुपये की थी। सोचो लगेज के लिए 10,000, दिमाग खराब हो गया फालतू का। अब क्या करे भाई, बैटरी वाला सामान है, चेक इन लगेज में भी जितना डल सकता था उतना डाल दिया, और उसमें भी 20 किलो की लिमिट थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो वियतनाम से आगे जापान की टिकट है ना, उसमें मैं पहले ही ऑनलाइन खरीद लूँ ये 5 किलो, ताकि काउंटर में जाके 10,000 रुपये ना पे करने पड़े, ऑनलाइन 3-4 हज़ार रुपये में निपट जाएगा काम। तो ये पूरा सीन है भाई। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रात के 12 बजे वियतनाम के लिए, सुबह
इंडिया के 4 और वहाँ के 5:30 बजे पहुँचा देगी फ्लाइट। और अगले 3 दिन मैं वियतनाम में घूमने वाला हूँ, बट वो मैं व्लॉग ना अभी बनाऊंगा तो सही, बट डालूंगा नहीं, वो मैं डालूंगा जापान ट्रिप खत्म होने के बाद। मतलब आप ये व्लॉग जो देखोगे ना, इसमें ये पूरा कंटिन्यू जापान तक का ही आएगा। मतलब अभी यहाँ से वियतनाम, वियतनाम से जापान, इसी व्लॉग में आप सब कुछ देख लोगे। मैंने कुछ इस तरह से प्लान करा है पुरानी वीडियोस को ऑलरेडी शेड्यूल करके शिमला वाली ना, तो टाइम मिल गया जिससे कि आपको भी जो फ्लो है ना पूरी सीरीज़ का, जापान सीरीज़ का, वो ब्रेक ना हो बीच में वियतनाम के 3 दिन की वजह से। तो जब मैं जापान की सीरीज़ खत्म कर लूँगा फिर आपको वियतनाम और हांगकांग की वीडियोस दिखेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बाद में, इसलिए मैंने एडवांस में समझा लिया। और इसके अलावा कुछ नहीं था, चेक इन हो गया। चेक इन काउंटर पे लाइन बहुत लंबी थी, मतलब 30-40 मिनट तो लाइन में ही लग गए पहले। उसके बाद 10-15 मिनट ये सब बैगेज वैगेज की पेमेंट में लग गए। देन इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, तो वीज़ा दिखाओ, वीज़ा दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रिटर्न कब किया, मैंने कहा रिटर्न इंडिया की नहीं है, मेरी आगे फ़्लाइट है 3 दिन बाद की जापान की। तो उन्होंने कहा कि जापान का वीज़ा तो वो पासपोर्ट में देख ही लिया। तो वही पूछा जापान क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, बस इतना ही पूछा। रिटर्न की टिकट ना चेक इन काउंटर पे मांगी ना वहाँ पे मांगी। चेक इन काउंटर में वीज़ा ज़रूर मांगा था वियतनाम का। वियतनाम का वीज़ा बहुत आसान है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर लेना। 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है, 2-2.5 हज़ार रुपये का होता है शायद से। और जापान के वीज़ा की बात करें तो वो आपको VFS के थ्रू लगवाना पड़ता है दिल्ली में, और मैंने एक एजेंट के थ्रू लगवा लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बट बहुत सिंपल है, 500 रुपये फ़ीस है, आप खुद भी लगवा सकते हो अगर टाइम है। मैंने एजेंट को शायद से 3,500 या 4,000 रुपये दिए थे, ध्यान नहीं है मुझे। उसने ही सारा काम कर दिया था, डमी फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब बुक कर दी थी। मेरे को बस अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी थी। आप मतलब यूट्यूब कर लेना, डिटेल आपको जापान वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ खास ऐसे मुश्किल वीज़ा नहीं है, बट ये है कि फर्स्ट टाइम में ना 15 दिन से ज़्यादा का स्टे मिलता नहीं है। बट मुझे मिल गया क्योंकि मैंने आइटनरी लगाई थी 18 से 19 दिन की, और मुझे स्टे मिल गया 30 दिन का, जो जुलाई तक वैलिड है। और मैं 30 दिन रह सकता हूँ जापान में, जो कि एक अच्छी चीज़ है भाई। अपने को अब टेंशन नहीं है, अच्छे से जापान घूम के निकलेंगे हैं। तो चलते हैं, बस ऑलमोस्ट गेट अपना आ ही गया है, 11:45 हो गए हैं। शायद से 15-20 मिनट में चेक इन खुल जाएगा। उसके बाद उड़ते हैं सीधा वियतनाम। 4 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से वियतनाम की, और वियतनाम से जापान है 5 घंटे की, तो ऑलमोस्ट 9 घंटे का सफ़र है। बट जैसे कि मैंने बताया, मैं बीच में वियतनाम 3 दिन घूमने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये 4 घंटे है, फिर बाद में 5 घंटे हो रहे हैं। आप वैसे एक ही PNR में भी ले सकते हो, यहाँ से वियतनाम फिर वियतनाम से जापान, तो वो भी हो सकता है। तो सस्ती पड़ेगी डायरेक्ट जाने से, अच्छा आप ऐसे ले लेना ले ओवर के साथ ना, काफ़ी पैसे बच जाते हैं। चलो जी चलो, फ्लाइट में आ गए हैं। और मेरे को लग रहा है प्रीमियम इकोनॉमी में भी कुछ खास ऐसा लेग रूम का फ़र्क है नहीं। हालांकि ये थोड़ी सी सीट जो है रिक्लाइन हो जाती है पीछे की तरफ, जो बाकी एयरलाइंस में शायद नॉर्मल इकोनॉमी सीट पे भी उतनी तो रिक्लाइन होती होगी। कुछ खास फ़र्क है नहीं। बाकी स्क्रीन वगैरह तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगी हुई है, ये नॉर्मल ट्रे वगैरह ही मिली है खाने के लिए, और ये पॉकेट्स ही है, बस इतना ही है भाई। तो ये वाला बैग जो है अपना वो नीचे स्लाइड हो जाएगा। और बाकी फ्यूलिंग हो रही है अभी शायद से प्लेन की, वो सामने तो कोई और प्लेन खड़ा है। गर्मी कर रखी है भाई साहब प्लेन में, खतरनाक वाली। नहीं समझ आ रहा भाई मुझे अभी तक कि नॉर्मल इकोनॉमी और ये प्रीमियम इकोनॉमी में फ़र्क है क्या। मतलब सब कुछ तो सेम ही है भाई, डिट्टो। 3 सीट उधर है, 3 सीट बीच में, 3 इधर, 9 सीट्स है। पर पता नहीं, और वो आगे जो है वो बिज़नेस क्लास है वहाँ पे, तो बिज़नेस क्लास ही सही था, कम से कम फ्लैट बेड बन जाता है वो, उसमें लेट के आप जा सकते हो। इसमें तो क्या ही कर लोगे अलग से। और भाई इसमें AC वाले वेंट ही नहीं है, हवा कहाँ से आएगी AC की, देखना है ही नहीं, वो गोल गोल से लट्टू से होते हैं जो। चलो जी पहुंच गए हैं फाइनली वियतनाम, या फिर हनोई आप कह सकते हो। और फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे ही हुई, हालांकि वहाँ से टेक ऑफ लेट किया था, बट कवर अप कर ही लिया। मतलब 4 घंटे 5 मिनट का टाइम था फ़्लाइट का, और लगभग उतने ही घंटे में पहुँचा दिया यहाँ हनोई में। अब फटाफट से इमिग्रेशन करते हैं क्लियर, और अपना बैग वैग उठाते हैं। उसके बाद फिर बताऊंगा आपको आगे का सीन जो भी है। एयरपोर्ट तो भाई अच्छा बना हुआ है, और मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा भी है एयरपोर्ट। जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना पिछले 5 मिनट से, भाई ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, चलते जा रहे हैं बस। और इधर देखो ये पूरा वॉल आर्ट लगा रखी है इन्होंने, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, या फिर जो भी यहाँ पे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वियतनाम की, वो सब लगा रखी है। देखो शायद ये नमक जो है वो निकाला जा रहा है,
और ये इस तरह से ट्राइबल लोग या गांव के लोग डांस वांस करते होंगे, तो बढ़िया बना रखे ओवरऑल। और इधर सारे रनवे है, वो पीछे अपने फ़्लाइट खड़ी थी। और मुझे तो भाई अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कि ये जो वेज जेट एयरलाइन की प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, इसमें फ़र्क क्या है नॉर्मल इकोनॉमी से और इसमें। मतलब मेरे से 1500 रुपये लिए इन्होंने इस वाली सीट के लिए, तो क्या एक्स्ट्रा मिला? कुछ भी नहीं। डिक्लाइन भी उतनी होती है जितनी नॉर्मल इकोनॉमी होती है, स्क्रीन इसमें भी नहीं थी, लेग रूम भी उतना ही था, और कुछ एक्स्ट्रा फ़र्क मुझे दिखाई दिया नहीं। तो वैसे जो इकोनॉमी क्लास थी ना उसमें भीड़ बहुत थी, और प्रीमियम इकोनॉमी में आधी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी थी। अब मेरे जो साथ वाली सीट थी वो तो खाली थी, लेकिन जो थर्ड वाली सीट थी ना उस पर कोई बैठा हुआ था। अगर उस पर भी कोई नहीं होता ना तो भाई बीच से हैंड रेस्ट उठाता और आराम से 4 घंटे लेट के आता। नींद तो बहुत आ रही है, पूरी रात फ्लाइट में नींद तो आई नहीं भाई बैठे बैठे। तो अब देखते हैं यहाँ से होटल वोटल का, उसके बाद फिर सोऊंगा ही जाके। होटल क्या मतलब आप तो इस वीडियो में नहीं देखोगे, आप तो सीधा अब अगली फ़्लाइट देखोगे मेरी, जो यहाँ हनोई से लेके टोक्यो जापान की होगी। तो उसमें इमिग्रेशन में क्या क्या होता है वो सब बताऊंगा। फ़िलहाल बैग वैग अपना कलेक्ट करता हूँ पहले, और ऑफिशियली वियतनाम में एंट्री लेते हैं। और अपनी कंट्री नंबर आई गेस 54 या 55 है जहाँ तक मुझे याद है अभी। चलो भाई अब जाके ख़त्म हुई है पूरी लाइन, मतलब इतना लंबा लगभग 1.5 किलोमीटर तो चल ही लिया हूँगा। और सीधा जाना है वीज़ा काउंटर, लेफ़्ट जाना है अराइवल्स में इमिग्रेशन के। तो हमें तो इधर ही जाना है अराइवल में। एटीएम भी लगा हुआ है, यहाँ से कैश भी निकाल सकता हूँ मैं जो मुझे निकालना है वैसे तो खैर। और अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से तो ये ट्रांसफ़र काउंटर लगे हुए, यहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आप आगे जा सकते हो। चलो पहले इमिग्रेशन क्लियर करें। तो भाई इमिग्रेशन में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही वीज़ा मांगा, बस पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया, एंट्री हो गई है। भाई काउंटर नंबर 1 पे आएगा अपना लगेज, और मैं तो जल्दी आ गया। अभी लगेज कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि आगे प्रीमियम इकोनॉमी थी ना, वो जस्ट बिज़नेस क्लास से पीछे ही थी। तो सबसे पहले बिज़नेस क्लास वाले निकले, फिर हम निकल गए, तो एक तरह से जल्दी आ गए बाहर। और इमिग्रेशन में भी हार्डली 10 सेकंड लगे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए बैग पहुंचने से पहले हम पहुंच गए अपना यहाँ। तो लो भाई अपना लगेज तो आ गया, बट आजकल ना सबके बड़े सेम से बैग है, और मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये मेरा बैग है या नहीं है। तो या तो टैग से नंबर मैच करना पड़ेगा, या थोड़ा सा खोल के ही देख लेता हूँ भाई अंदर, पता चल जाएगा अपना ही है ना। भाई बैग एक्चुअल में किसी और का आ गया था, बिल्कुल सेम टू सेम बैग था। अच्छा हुआ जिनका वो बैग था वो मेरा नहीं लेकर गए थे। तो अभी जाके देखा मेरा आ ही गया 5 मिनट बाद, फिर मैंने अपना उठा के उनके वाला रख दिया वापस। भाई सब दिक्कत हो जाती है, अगर ये लेके मैं चला जाता ना तो मेरा बैग किसी और के पास और उनका बैग मेरे पास। एक तो टैग मैच कर लेना चाहिए, और दूसरा ना कुछ निशानी लगानी पड़ेगी भाई, जैसे धागा वागा बांध दूंगा यहाँ पे ताकि ये याद रहे मेरा ही बैग है। क्योंकि ये सेम कंपनी के सेम ही कलर के बहुत बैग मेरे को दिखते ही रहते हैं। एक बार इसको भी ना चेक कर ही लूँ खोल के वैसे, पर मैंने टैग तो चेक कर लिया, मेरा ही है भाई। और ये सिटी चॉइस लिखा हुआ है, ये रहा ना, ये मैंने दुबई से लिया था बैग, तो मेरा ही होगा भाई। फिर भी एक बार कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए मेरा ही है ना। हाँ ये रही मेरी किट पड़ी है। ये गंदी वाली नींद आ रही है भाई, रात भर सोया नहीं ना, बट ठीक है कोई नहीं। अब अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, फिर जब जापान जाने लगूंगा तब कंटिन्यू करूँगा। 3 days later। तो भाई अपनी अगली फ़्लाइट है वेट जेट एयरवेज से ही, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन 7:55 सुबह की, VJ934 टोक्यो NRT एयरपोर्ट। और टाइम पे ही है अभी तो फ़िलहाल। नींद आ रही है मुझे तो गंदे वाली भाई साहब, कहाँ सोऊं, जगह दे दो। चलो भाई काउंटर वाउंटर खुलना शुरू तो हुआ है, स्टाफ आया है अभी मैं तो यहीं पे सीटें खाली पड़ी थी, आधा घंटा लेटा ही रहा। अब चलते हैं ज़रा, देखते हैं बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाए, और कोशिश यही रहेगी कि भाई बिज़नेस क्लास में अपग्रेड हो जाए किसी तरह से, ताकि थोड़ा सोते हुए जाऊँ। 5.5 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से टोक्यो तक की, तो नींद पूरी नहीं हुई है। बस बिज़नेस क्लास मिल गया ना अगर किसी तरह 5-7 हज़ार या 10 हज़ार एक्स्ट्रा देके, तो बढ़िया सफ़र कट जाएगा, वरना कोई बात नहीं भाई, बैठे बैठे जाएंगे अब जो किस्मत में है ना। ले भाई अपने वाले काउंटरों में तो पहले ही भीड़ लग गई है देखो। चलो भाई बिज़नेस क्लास तो है नहीं, जैसे कि मैंने कहा था 10-12 ही सीटें होती है, वो ऑलमोस्ट फुल हो ही जाती है, तो मिलेगी नहीं। अब चेक इन करते हैं नॉर्मली बस, और क्या है, बैठ के ही जाएंगे भाई। चलो जी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है डन। और भाई हाँ फ़्लाइट तो ये भी सेम ही है वेज जेट, और जो बैगेज की लिमिट है वो भी सेम है जब मैं इंडिया से वियतनाम आया था, मतलब 20 किलो चेक इन की और 7 किलो कैबिन की। लेकिन इंडिया वालों ने कैबिन बैगेज भी तुलवाए थे भाई दोनों, यहाँ के स्टाफ ने पूछा तक भी नहीं, मतलब ना तो वेट करवाया ना कुछ, बस जो चेक इन बैगेज था उसका वेट करवाया, वो मेरा 20 किलो ही था, तो दिक्कत हुई नहीं उसमें एज सच। और वहाँ मुझे इस वाले अपने कैबिन बैगेज की वजह से
5 किलो के पैसे देने पड़े थे, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये के आसपास। तो बताओ क्या फ़ायदा, यहाँ पे चेक भी नहीं किया, जबकि सेम फ़्लाइट, सेम पॉलिसीज़, ठीक है, सब कुछ तो सेम ही है। क्या फ़र्क है, बस स्टाफ का ही फ़र्क है ना। चलो ठीक है, हम वहाँ भरने पड़े, यहाँ नहीं भरने पड़े। मैं यहाँ तो वैसे जो कैबिन चेक इन बैगेज था ना, उसमें 30 किलो ऑलरेडी करवा के लाया था, 1600-1700 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए थे। मैंने कहा चेक इन बैगेज तो बढ़वा ही लूँ, बट इन्होंने तो कैबिन बैगेज भाई सब वही नहीं करा वेट, फालतू में ही मैंने वो ख़रीदा फिर चेक इन बैगेज भी। अभी सुबह सुबह तो भाई खाली सही है एयरपोर्ट, यहाँ ड्यूटी फ्री है एक, यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना हो लिकर वगैरह ही है वैसे तो। और अपना गेट नंबर है 34-32 तक तो पहुँच चुके हैं, 2 गेट और आगे बस। अरे यहाँ तो मसाज चेयर लगी हुई है भाई, वो चाइना जैसी, इस पर भी मसाज कर सकता हूँ मैं, मज़े आएंगे। अभी फ़िलहाल सुबह के 5:40 हुए हैं और फ्लाइट थी 7:55 की, और अब डिले होके हो गई है 8:15 की। तो 20 मिनट वैसे भी डिले हो गई, और अभी तो काफ़ी देर है, एक तरह से आप 3 घंटे ही मान के चलो। बताओ, सब कुछ जल्दी जल्दी निपट गया, फिर भी अब 3 घंटे बैठ के वेट करना पड़ेगा। 3 घंटे क्यों, 2-2.5 घंटे हुए ना भाई। इन्होंने तो बच्चों के खेलने के लिए झूले वूले लगा दिए एयरपोर्ट पे हैं, वियतनाम तो अलग ही चल रहा है। देखना स्लाइड व्लाइड बना दी यहाँ, लेकिन सीटें सारी नॉर्मल वाली है, एक भी रिक्लाइनर सीट नहीं दिखी मुझे अभी तक। रिक्लाइनर मिल जाता तो आराम से लेट जाता भाई फ्री फंड। चलो भाई गेट पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ बैठ के आराम से फ़्लाइट भी देख लेंगे उड़ती हुई 2-4। वो टेक ऑफ करने वाली है भाई एक फ़्लाइट, शायद एयर एशिया है जहाँ तक फ़्लाइट देख के लग रहा है, और काफ़ी दूर चली गई। अरे भाई साहब, मुझे लग रहा है ये ना कैबिन बैगेज यहाँ पे जो है वो करेंगे वेटेज। ये देखो मशीनें लगा रखी है इन्होंने। ले भाई, अब तो बोर्डिंग के वक्त ही धर लेंगे और फिर पैसे भरवाएंगे, जबकि मेरे चेक इन में तो इतनी वेट खाली गया है यार। अब आप कहोगे फिर ये वाला कैबिन वाला चेक इन में डाल देता। अब इसमें सारी है बैटरी की चीज़ें, ड्रोन हो गया, कैमरा हो गया, और लेंसेज हो गए, लेंसेज तो नहीं, लेंसेज तो उसमें है, माइक वाइक हो गए, मतलब जिनमें भी बैटरी है वो सब चीज़ें आप चेक इन बैगेज में नहीं भेज सकते, कैबिन में ही ले जाना पड़ता है। तो भाई मजबूरन अब मैं कैबिन में ही लेकर आया उनको, जबकि चेक इन बैगेज में 10 किलो एक्स्ट्रा वेटेज बची हुई थी। पोपट हो गया। अब ये पक्का यहाँ वेटेज करवाएंगे और देखूँगा मैं खुद ही करके कितना किलो है। देखो साइज़ वाइज तो फिट आ जाएगा बहुत आराम से, मुझे पता है, क्योंकि ये बना ही कैबिन के लिए। वेट कितना आ रहा है भाई, ये ले 8 किलो तो यही हो रहा है अकेला। पोपट हो गया। वैसे तो इस वाले बैग में इतना कुछ है नहीं, कितना होगा ये, 1.5-2 किलो होगा। बोतल हटा लूँगा तो इतना ही बनेगा, देख लेते फिर भी। 3 किलो बन रहा है। हाँ तो वही बोतल हटा के मोटा मोटा 2 किलो, तो 8 हो तो 10 किलो हो गया, जबकि अलाउड है कितना 7 किलो। अब ये 3 किलो के मोटे पैसे लगा देंगे, जबकि मैं उस वाले में भेज सकता था। कम से कम 6-7 हज़ार रुपये ले लेंगे इंडियन करेंसी में, देख लेना। ये कौन सी कंपनी की फ़्लाइट है भाई, कार्गो लक्स, कार्गो वार्गो ले जाती होगी ये, कुरियर वगैरह ना। कभी मैंने एयरलाइन तो नाम सुना नहीं है ऐसा कुछ। अभी अभी या तो ये मतलब उस पे रनवे पे उड़ने के लिए आई है, या पता नहीं क्या। ये जो ऐसी एयरलाइंस होती है ना, इनकी टिकटें तो आपको बड़ी सस्ती सस्ती दिखेगी, बट ज़्यादातर टिकटें बिना लगेज, बिना खाना और बिना सीट की होती है। सीट मतलब मिलेगी पर अपने मर्जी से रैंडम दे देंगे। विंडो सीट अलग से पे करो, लगेज लेना है अलग से पे करो, खाना लेना है अलग से पे करो। बताओ 5.5 घंटे की फ़्लाइट में भी खाना नहीं है इसमें फ्री, जबकि कितने की 18,000 की टिकट पड़ी है मुझे ये 30 किलो लगेज लेकर, और उस 30 किलो का कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, जबकि सूटकेस 20 किलो ही था। बड़ा दुख हो रहा है उसका। काश ये चेक ना करे यार, जाने दे, ऐसे ही फालतू में फटका लगेगा। चलो भाई बोर्डिंग तो शुरू हो गई है, एंड बैग भी चेक नहीं कर रहे किसी का भी, पर अभी लंबी लाइन है, एक बार सब निकल जाएंगे फिर जाऊँगा। भाई इन्होंने तो देखो तराजू ही हटा के रख दिया है, इसका मतलब कोई चेकिंग नहीं है। लेट्स गो, मज़े आ गए, पैसे बच गए। भाई सब अंदर आने के बाद धर ही लिया था, मेरे को कह रहे लगेज चेक करवाओ, तो सूटकेस था 8 किलो का और बैग में था मेरा 4 किलो का। मैंने कहा बोतल निकाल दो, तो बोतल निकाल निकूल के भी 4 किलो एक्स्ट्रा हो रहा था, टोटल में 11 किलो। 7 किलो अलाउड है। तो मैंने कहा कि मेरा जो चेक इन बैगेज है वो 30 किलो था, मैंने 30 किलो ख़रीदा था और वो है मेरा 20 किलो ही, तो उसमें एडजस्ट करवाओ। तो कहता बोर्डिंग पास दिखाओ, बोर्डिंग पास में लिखा नहीं था उसका वज़न कितना है। फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर में चेक करा तो उसे दिख गया कि हाँ इसने 30 किलो का ख़रीद रखा है और बैग इसका 20 किलो ही गया है। तो कह रहा ठीक है जाओ, वरना अभी भाई 4 किलो के 7-8 हज़ार रुपये निकलवा लेता, 1900 रुपये किलो के हिसाब से। और वो तो इंडिया में थे, यहाँ और भी महंगा होता शायद। पैसा बच गया, पैसा पार्टी करूँगा 8,000 रुपये ही। चलो भाई चलो, लास्ट में घुस रहा हूँ मैं सबसे बिल्कुल। तब लोग ऑलमोस्ट जा चुके हैं, मेरे पीछे बस 8-10 लोग और होंगे, और 7:15 तो यहीं हो चुके हैं भाई। अभी तक बोर्डिंग भी नहीं हुई। सोचो फ़्लाइट थी 7:55 की, काफ़ी डिले हो गई, तो वही है, काफ़ी लेट भी पहुँचाएगी। हो सकता है कवर अप कर ले,
आसमान में। बाकी लेट्स सी। भाई फ्लाइट तो फुल है और इसमें बिजनेस क्लास है ही नहीं कोई भी। मतलब फर्स्ट रो बिजनेस क्लास की होती है बट कुछ थी नहीं, मतलब ना आगे कोई कैबिन ना पीछे। पीछे हो सकता है लास्ट में हो, बट मुझे लग नहीं रहा। ना कोई प्रीमियम इकोनॉमी है, एक ही तरह की है सीटें सारी। और ये सीट्स वीट्स थोड़ी नई सी बनी हुई है। लेग रूम वेग रूम तो बकवास ही है, वही पहले जैसा ही सेम। बकवास नहीं मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही है ना। कोई 6 फुट लंबा होगा तो उसकी तो हालत ख़राब होएगी। प्लस 5.5 घंटे की फ्लाइट है, फिर भी कोई स्क्रीन नहीं है। शीशा भी मेरा ऐसे ही है भाई, धुंधला सा स्क्रैच पड़े हुए। चलो जैसे तैसे अब काटना ही पड़ेगा ये सफ़र 5.5 घंटे का। मैं तो कह रहा हूँ नींद आ जाए मुझे किसी तरह से। ऐसे विंडो सीट ली है 900 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, कम से कम वो तो वसूलो, नींद पूरी कर पाऊँ। वरना आज का दिन टोक्यो में बर्बाद चला जाएगा मेरा। वैसे आज कुछ खास करना भी नहीं है मुझे, जाके ट्रेन की टिकटें बुक करनी है अगर हो गई तो। और नहीं होती है तो फिर रेस्ट ही मारूंगा होटल में जाके। कल से शुरू होगी अपनी जापान की जो जर्नी है। उसमें भी शुरू के 2 दिन जो है वो गाड़ी से नहीं, वो टोक्यो में ही पैदल पैदल घूमूंगा। देन उसके बाद अपने को गाड़ी मिलेगी और फिर उससे रोड ट्रिप शुरू होगी पूरे जापान में। चलो जी चलो, लैंड हो चुके हैं हम टोक्यो के एनआरटी एयरपोर्ट पे। और मेरे लिए तो फ्लाइट भाई लिटरली 10 मिनट की थी, क्योंकि मैं तो फ्लाइट में घुसते ही सो चुका था। और अभी अभी उठा हूँ जस्ट 5 मिनट पहले ही। तो चलो ये तो सही है, 5-5.5 घंटे की नींद तो हो गई, भले ही अधूरी टूटी फूटी हुई है, बट हाँ बॉडी में एनर्जी आ गई है वापस से। मौसम बाहर खराब ही लग रहा है भाई, बारिश आएगी तगड़ी वाली। तो बादल हो रखे काले काले पूरे, है ना। वियतनाम के 1:30 बजे पहुंचा दिया है। अब टाइम डिफरेंस की बात करें तो वियतनाम और इंडिया में था 1.5 घंटे का फर्क। यानी कि अगर वियतनाम के 1:30 बज रहे हैं तो इंडिया में अभी 12 बज रहे होंगे दोपहर के। और अब वियतनाम से जापान में फर्क है 2 घंटे का। यानी कि वियतनाम के 1:30 बज रहे थे, जापान में 3:30 बज चुके हैं दोपहर के। और इंडिया से और जापान के बीच में हो गया 3.5 घंटे का डिफरेंस अब पूरा। मतलब इंडिया में 12 बज रहे हैं और यहाँ पे अपना जापान में 3:30 बज रहे हैं। 3.5 घंटे आगे हो चुके हैं मेरे खिलाफ। बारिश तो आई है भाई तगड़ी, देखो पानी भरा पड़ा है पूरा यहाँ पे, है ना। और काफी तेज ही आई है बारिश जिस हिसाब से लग रहा है पानी यहाँ। बाकी स्वागत है जी आप सभी का जापान की धरती में। हालांकि धरती पे अभी कदम रखा नहीं है मैंने, अभी वो जो प्लेन और एयरपोर्ट के बीच में प्लेटफॉर्म सा रखा होता है उसी पे हूँ मैं। और मैं तो सो रहा था भाई, ये भी नहीं सुना कि लगेज कौन सी बेल्ट पे आएगा। तो देखते हैं अभी चल के। पहले तो वॉशरूम जाऊँगा भाई, मुँह धोऊंगा। ऐसा लग रहा है किसी ने पीट के भेजा हुआ है ना, शक्ल देखी मैंने अभी अभी। क्योंकि सो के उठ के भाई ऐसे ही लगेगा, और कैसा लगेगा। फिर उसके बाद जाके क्लियर करेंगे इमिग्रेशन। लेट्स सी इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं। आइटनरी तो पूरी रेडी है, कुछ भी सवाल पूछ ले भाई मस्त। क्योंकि सब कुछ बुकिंग कर रखी है, होटल की भी बुकिंग हो रखी है टोक्यो की, उसके बाद की नहीं हो रखी। और गाड़ी वाड़ी का भी सब सीन सेट है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी है। कहाँ कहाँ किस दिन जाऊँगा, किस सिटी जाऊँगा, वो सब कुछ प्लान है, दिमाग में छपा पड़ा है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। टोक्यो के ना टोटल 2 एयरपोर्ट है। एक ये नरीटा एयरपोर्ट एनआरटी जहाँ पे मैं लैंड हुआ, और दूसरा है हनीडा एयरपोर्ट। ये वाला एयरपोर्ट मेन जो टोक्यो का सिटी सेंटर है उससे अराउंड 65 किलोमीटर दूर है। तो मतलब सिटी में तो नहीं है भाई, ये बिल्कुल ही बाहर की तरफ है। तो टैक्सी वैक्सी तो बहुत महंगी पड़ेगी जहाँ तक मैंने सुना है। देखते हैं ट्रेन से ही जाएंगे। भाई साहब क्या क्रेजी बाथरूम थे, बिल्कुल साफ सुथरे। और टॉयलेट सीट भी ना वो वाली लगी हुई थी जो मैंने अपने घर के वॉशरूम में लगा रखी है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक वाली। मतलब एक रिमोट टाइप का पैनल होता है, उसी में बटन दे रखे हैं सब इलेक्ट्रिक वाले। ओहो हो, मैं वॉशरूम तो मतलब वो तो नहीं यूज़ करा। और टिशू थे नहीं इसलिए फेस वॉश नहीं कर पाया, क्योंकि फिर फेस पोछता कहाँ से। ऊपर से भाई टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे, 16 डिग्री है इस टाइम पे। पानी चील्ड निकल रहा था तो मन सही नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ो, इमिग्रेशन करते हैं क्लियर, उसके बाद देखेंगे भाई। तो दिल्ली से वियतनाम फ्लाइट आई ना, उसमें तो भाई 98% लोग जो है वो इंडियन ही थे। बट ये जो वियतनाम से यहाँ टोक्यो आई है ना फ्लाइट, इसमें हार्डली 1-2 इंडियन दिखे थे मुझे, और इंडियन थे ही नहीं भाई। ज़्यादा लोग तो वियतनाम के ही थे जो छुट्टियां मनाने यहाँ टोक्यो आए हुए थे। लो जी, ऑफिशियली भी हमारा स्वागत हो गया है जापान में। वेलकम टू जापान का बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा। ये देखो भाई, जापान एयर की फ्लाइट खड़ी है, शॉर्ट फॉर्म में जैल, JAL, जल या जैल जो भी बोल लो। एयरपोर्ट तो भाई काफ़ी बड़ा है, मतलब कई देर तो हो गई हमें चलते चलते। वो उस टर्मिनल पे उतरे थे, टर्मिनल मतलब वो वहाँ पर
और चलते चलते यहाँ आ गए हैं भाई इस तरफ। तो भाई ये अराइवल कार्ड टाइप का है, इसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन के लिए जाना है। भाई लगेज बेल्ट कौन सी है अब ये पता नहीं, देखता हूँ फ्लाइट में कोई जाना पहचाना शक्ल दिखे तो। चलो भाई अपना इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन की तो बड़ी फनी स्टोरी हो गई। तो उन्होंने पूछा कितने दिन रुकने वाले हो, मैंने कहा 24-25 दिन। तो वो सुन के ही पहले तो हैरान हो गए कि 24-25 दिन, यहाँ तो लोग जनरली 10-12 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि महंगा भी है, ऊपर से वीज़ा भी 15 दिन का ही लगता है। तो वो हैरान हो गया। तो उसने वीज़ा चेक करा तो वहाँ लिखा हुआ था 30 दिन का स्टे अलाउड है। तो चलो उसको एक तसल्ली हुई। फिर पूछता है कि कहाँ कहाँ जाने वाले हो। मैंने कहा टोक्यो में भी जाऊँगा, फिर ओसाका है, क्योटो है, उसके बाद हिरोशिमा, नागासाकी। नागासाकी सुनते ही भाई साहब के ऐसे हो छूट गए, मतलब थोड़े फ़नी वे में। कह रहा नागासाकी तक जाओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली मतलब इंग्लिश में बात कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ कुछ बीच में जैपनीज़ भी बोले जा रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो कह रहे नागासाकी तक जाओगे? मैंने कहा हाँ जी नागासाकी तक जाऊँगा, मैंने गाड़ी जो है वो यहाँ पे रेंट पे बुक कर रखी है, उसके थ्रू पूरी रोड ट्रिप करूँगा। तो हैरान हो गया भाई साहब कि नागासाकी तक जाओगे, आओगे इतना दूर? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। कह रहा वो ये तो बहुत किलोमीटर है, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर हो गया। मैंने कहा हाँ पता है मुझे, कोई बात नहीं। टोटल ट्रिप अराउंड 5,000 ऊपर, 5,000 किलोमीटर से भी ऊपर की होने वाली है। जब दिल्ली से लंदन हुआ है भाई 20-25 हज़ार किलोमीटर की है, तो जापान ही है, समझ रहे हो। फिर कई देर बातें मारता रहा, खुश होता रहा। बड़े इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे, तो मतलब 1-1.5 मिनट चली होगी बातचीत। तो बढ़िया बढ़िया अपना ऐसे बात हुई। उसके बाद पासपोर्ट दिया और जाने दिया। अच्छा वहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल पे मशीन लगी हुई थी, रोबोट टाइप का। उसमें फिंगरप्रिंट लिया और फोटो ली, बस। इसके अलावा वीज़ा चेक किया था और कुछ नहीं करा। ना ही मेरी गाड़ी का रेंट का वो मांगा, ना होटल की बुकिंग मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, नॉर्मली जाने दिया। अच्छा फिर कस्टम जब क्लियर करना होता है उससे पहले एक और फॉर्म दिया जाता है, वो भी आपको डिक्लेरेशन भरनी पड़ती है कि आप किसी भी तरह का कोई भी मीट प्रोडक्ट तो नहीं लेकर आ रहे, या कोई फ्रूट्स वेजिटेबल तो नहीं ला रहे, क्योंकि वो अलाउड नहीं है जापान में यहाँ पे। और अगर आप लाए और पकड़े गए तो फाइन है और 3 साल की जेल भी है। तो उसमें डिक्लेरेशन थी पूरी। और वहाँ जो कस्टम ऑफिसर थे उन्होंने भी पूछा कितने दिन के लिए आए हो? मैंने कहा 24 दिन। वो भी हैरान हो गई, भाई साहब 24 दिन के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ आए हैं। फिर ऐसे ऐसे बता दिया गाड़ी रेंट पे लूँगा, सेम स्टोरी सुना दी उनको भी 1-1.5 मिनट। तो कह रही चलो ठीक है जाओ। तो मतलब लगेज वगैज कुछ भी चेक नहीं किया, बस नॉर्मल डिक्लेयर करवा दिया था। हो सकता है कुछ लोगों का चेक भी करवा रहे हो, बट हाँ एक कस्टम वाले ना डॉग लेके घूम रहे थे, वो डॉग से स्निफ करवा रहे थे अलग अलग लोगों को, उनके बैग्स को। तो बस इतना ही एक्सपीरियंस था। अब मैं मेन टर्मिनल पे आ चुका हूँ, बाहर मतलब एग्जिट पे। अब यहाँ से सिम कार्ड देखते हैं, थोड़ी सी करेंसी निकालते हैं और ट्रेन का पता करते हैं कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि मैंने जो होटल लिया वो लिया है आसाकुसा एरिया में। काफ़ी फेमस एरिया है, सेंसोजी टेम्पल वगैरह है जहाँ पर। तो यहाँ से 65 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा होटल। और टैक्सी ऐप भी चेक करता हूँ, ट्रेन भी चेक करता हूँ, बस भी चेक करता हूँ, फिर डिसीजन लेता हूँ किस में जाना। कार रेंटल का ना देखो यहाँ एयरपोर्ट पे ही बना हुआ है, यहाँ से भी आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हो, या बुकिंग कर रखी है तो पिक कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज है। मैंने भी जो गाड़ी रेंट पे लिया है वो पिक तो मुझे एयरपोर्ट से करनी है, बट 2-3 दिन बाद करनी है, क्योंकि अभी लेके फ़ायदा नहीं ना, टोक्यो में तो चला नहीं पाऊँगा। वहाँ अपना नॉर्मल एक्सप्लोर करेंगे टोक्यो को, उसके बाद फिर गाड़ी पिक करके आगे की जर्नी। फिलहाल तो पहले एटीएम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ की करेंसी भी तो निकालनी है, जैपनीज येन। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये देखो भाई सिम कार्ड के लिए भी वेंडिंग मशीन है यहाँ पर। तो अब सिम कार्ड भी डायरेक्टली वेंडिंग मशीन से निकाल सकता हूँ मैं। सही है भाई। फिर ये पासपोर्ट कैसे लेंगे? कुछ तो होगा जुगाड़, अभी समझूंगा इसको आके। देखो 12 दिन का अनलिमिटेड 6,000 येन का हो भाई साहब, बहुत महंगा है। तो पहले करेंसी निकालते। ये रहा बैंक एटीएम। ये कैसा एटीएम है अजीब सा, पहली बार देख रहा हूँ भाई ऐसा कुछ। तो नॉर्मल दिखाओ मुझे। लैंग्वेज देखो सारी है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, विड्रॉ करना है हमें। अमाउंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं 50,000 येन। तो निकाल ही लेता हूँ यार, वैसे ज़रूरत तो है। 50,000 ही कर लेते हैं। 10-10 हज़ार के 5 नोट निकलेंगे, 1,000 का 0। ठीक है। एक्सेस फीस 220 येन, भाई साहब 150 रुपये के आसपास फीस भी लग रही है। चलन दो अब। लाओ 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 कैश दो। नए नए करारे नोटों की खुशबू आनी चाहिए। अबे आया ही नहीं। ये तो ये क्या कैंसिल होगी क्या ट्रांजेक्शन? फिर से निकालने पड़ेंगे। पर कैश गिन तो रहे थे, ये निकला क्यों नहीं? फिर से ट्राई करते हैं चलो। हाँ इस बार निकल गए भाई। ये देखो 10-10 हज़ार के 5 नोट। क्या मस्त नोट लग रहे हैं भाई, नए नए से नोट है बिल्कुल। देख रहे हो? ओए होए होए। तो अपने अकाउंट से कटे हैं भाई 30,000 रुपये पूरे 60,000 येन, 50,000 येन निकालने के। तो अभी गूगल पे तो रेट 1.6 का चल रहा है, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 1.66 का रेट मिला है। तो अब मतलब आप जो भी मैं करेंसी बताऊंगा उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे 1,000 येन की है, तो डिवाइड करना होगा 1.6 से, मतलब इंडियन करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से। तो 625 रुपये की पड़ेगी वो चीज़ हमें यहाँ पे। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ भाई सिम कार्ड की ना कोई शॉप मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वेंडिंग मशीन से तो मुझे ऐसा सही लग रहा है कि चालू वालू कैसे करूँगा सिम, कुछ समझ नहीं आएगा। ऊपर से जैपनीज़ में हुआ तो बस हो गया काम।
बट यहाँ कहीं पे भाई है ही नहीं, सिम कार्ड की शॉप ही नहीं है कोई। मतलब ऑलमोस्ट वो देखो सामने ख़त्म होने वाला है एयरपोर्ट, और कोई शॉप ही नहीं दिख रही मुझे सिम कार्ड की। तो मुझे लग रहा है इन्होंने सब भाई डिजिटल ही कर दिया अब कि मतलब डिजिटल मतलब कि उससे मशीनों से ही कर दिया अब कि वेंडिंग मशीन यूज़ करो और निकालो। तो छोड़ो, आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, वेंडिंग मशीन से ही एक सिम कार्ड धड़ाधड़ निकाल लेते हैं। ये क्या है, द ऐप फॉर ट्रैवल इन जापान, ये भी कुछ है भाई। और ये फ़ोन भी लगे हुए हैं अभी तक यहाँ पे, सिक्का डाल के आप फ़ोन भी कर सकते हो। ये कौन यूज़ करता है आजकल मोबाइल के ज़माने में। तो ये है भाई प्रीपेड सिम, डेटा, हाई स्पीड इंटरनेट। इसमें प्लान देख लेते हैं। अब मेरे को अराउंड 25 दिन रुकना है, तो 30 दिन वाला ही प्लान लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ देखोगे आप 16 दिन का है, उसके बाद फिर 31 दिन ही है सीधा। और ये 1+1 क्यों है भाई इतना, थोड़ी 2 सिम थोड़ी सही है। हाँ ये वाली सही है मेरे लिए, 33 डेज अनलिमिटेड ग्लोबल सिम फॉर जापान। 8,000 येन की, भाई साहब बहुत महंगी है ये तो। मतलब मोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपये की इंडियन में। खर्चे तो मोटे लगेंगे भाई यहाँ। और ये US हवाई के लिए है। अच्छा ये सारी सिम ओवरसीज़ मतलब बाहर के देशों के लिए है। ये रिकमेंडेशंस है, और ये सारी जापान ओनली है। देखो जापान में चलेगी, तो हमको तो जापान ओनली ही चाहिए। और रिकमेंडेशन में ये वाली आ रही है, पर 1+1 क्यों लेनी है, यही वाली लूँगा ना मैं फिर 8,000 येन में। एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 8,000 डिवाइडेड बाय 1.7 से ही करता हूँ, 4,700 की पड़ी। चलो ले लेते हैं भाई, ये है ना अनलिमिटेड रहेगा अपना, डेटा की टेंशन ही नहीं पूरे 30 दिन। मेरे ख्याल ना कार्ड से तो पे नहीं कर सकते, नोट ही डालना पड़ेगा। और हमने नोट निकाल ही लिया, आपको पता है। तो सबसे पहले तो वही है, सिम सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये वाली कर ली मैंने। हुई है नहीं हुई है, मेरे ख्याल तो चल नहीं रही भाई, ये सेलेक्ट तो हो नहीं रहे। ये भी दबा के देख लिया। पहले कैश तो नहीं डालना, चेक करते हैं। मेरे ख्याल से तो यही होगा, पहले कैश डालो फिर बाद में काम होगा। हाँ ले लिया ना कैश, 10,000 आ गए यहाँ पे। अब कौन सी सेलेक्ट करनी है, ये वाली करनी है, 8,000 वाली। और बचेगा कितना, 2,000। क्या करना है वो, रिसिप्ट तो दो। पहले नोट आ गए भाई, वापिस अपने 1,000 के दो, यानी 2,000 वापिस आ गया। सिम कहाँ से आएगी, रिसिप्ट के लिए पुश। अच्छा ये रिसिप्ट आ गई भाई अपनी, और सिम नीचे आएगी मेरे ख्याल से। हाँ तो गई डब्बी एरी। ये लो भाई, सिम कार्ड निकाल ली पहली बार लाइफ में मैंने वेंडिंग मशीन से। भाई यहाँ देख भी सकते हो आप, लिखा हुआ है 33 डेज अनलिमिटेड, और एक्सपायरेशन डेट है 2026 की। अच्छा ये तो वैसी होगी कि यूज़ जब तक कर सकते हैं। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। सिम की अनबॉक्सिंग हो रही है पहली बार लाइफ में, बताओ। डब्बी के अंदर निकला है जी ये पैकेज। सिम इजेक्टर टूल भी मिल गया, किसी के पास ना हो तो वो इसको यूज़ करके निकाल सकता है। और पीछे हमारी ये रही सिम कार्ड। चलो इसे फ़ोन में डाल लेते हैं। भाई 10 मिनट ना मत्था तो मारना पड़ा, सिम डलते ही चल गई थी। मैं नेट नहीं चल रहा था, फिर पता चला ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करनी पड़ती है स्कैन करके। मतलब अगर आपका एप्पल डिवाइस है, एंड्रॉयड है तो ये करते ही अब अपना जो है नेट भी चल चुका है। चलो सिम का काम डन। देखो भर भर के वेंडिंग मशीन है, पानी की बोतल, कोका कोला, ठीक है, ये ड्रिंक्स का हो गया, ये टॉफ़ी चॉकलेट्स खाने का हो गया। इसमें भी आप वेंडिंग मशीन से निकाल सकते हो। लिटरली आइसक्रीम तक भी है यहाँ पे, देखो आइसक्रीम भी आप वेंडिंग मशीन से निकाल सकते हो। क्या बाकी आप अगर $US वगैरह लेकर आए हो तो यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हो। एक $US में 140 जापानीज़ येन मिलेंगे। और भी काफ़ी सारी करेंसीज है, वियतनामीज डोंग को भी कर सकते हो। यार गलती कर दी, मलेशिया वाली करेंसी पड़ी थी मेरे पास घर पे, वो ले आता ना, उससे सारी चेंज कर लेता है यहाँ। भाई जापान में ना एक टैक्सी ऐप चलती है DD के नाम से, DIDI। तो मैंने वो डाउनलोड करके चेक किया। जो आसाकुसा में मेरा होटल है वो यहाँ से भाई 24,000 येन दिखा रहा है, 24,000 येन। मतलब इमेजिन कर रहे हो आप, इंडिया के 14,000 रुपये हो गए। तो काफ़ी, मैंने कहा सोचा कि ट्रेन से ही चलते हैं फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जहाँ से ATM से पैसे निकाले उसी के जस्ट साइड में ये एक्सेलेटर नीचे जा रही है सीढ़ियाँ, यहाँ नीचे जाना है ट्रेन स्टेशन के लिए। मतलब लिटरली भाई ट्रेन की टिकट है 1200 येन, मतलब इंडिया के 600-700 रुपये। और यहाँ उसकी ट्रेन के लग रहे हैं 14,000 रुपये इंडिया के। तो भाई कितना फ़र्क हो गया, 20 गुना का फ़र्क हो गया। मैंने कहा छोड़ो भाई, ट्रेन में चलेंगे। टैक्सी भी 1 घंटा ही दिखा रहा है पहुँचाने में, ट्रेन 1.25 घंटा दिखा रहा है, तो 15 मिनट का ही फ़र्क है। ऊपर से थोड़ी जापान की ट्रेन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाई टैक्सी तो यहाँ ना ही लेना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। इतना रेट का फ़र्क है, अगर बेस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमो, पैसे बचेंगे बहुत। या मेरी तरह गाड़ी रेंट ले लोगे तो और बढ़िया। देखो नीचे उतरते ही राइट साइड में आपको बड़ा बड़ा ट्रेन दिखेगा, तो इसी के अंदर जाना है भाई। और लेफ्ट साइड में भी ATM है, अगर पैसे निकालना चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, वरना ऊपर से ही ले आना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब टिकट मशीन ढूंढनी है यहाँ पे, क्योंकि टिकट भी जो है वो वेंडिंग मशीन मतलब वैसे ही मशीन से ही निकलेगी। क्या ना 2 लाइन है भाई, ये है लेफ्ट में स्काई लाइनर, वो देखो लिखा हुआ है ना, और राइट में है उधर स्काई एक्सेस जो लिखा है ना, वो केसाई लाइनरिटा।
तो हमें स्काई एक्सेस के थ्रू जाना है आसाकुसा वाले एरिया में। वैसे आप गूगल मैप पे डाल लोगे ना तो वो एक एक ट्रेन का सब कुछ बता देगा आपको कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से चलेगी। तो गूगल मैप्स के भरोसे रहो, सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अब टिकट कहाँ मिलेगी? तो लाइन तो यही है भाई, कंफर्म मैंने देख लिया गूगल पे। और जेआर लाइन राइट में है एंड ये वाली लेफ्ट में है। ये देखो लिखा है ना नरीटा स्काई एक्सेस लाइन, ऑरेंज कलर वाली। तो अच्छा वो रही ना टिकट मशीन्स। चलो टिकट निकालते हैं। तो भाई टिकट तो निकाल लिया, काफ़ी भीड़ हो रही थी इसलिए शूट नहीं कर पाया, बट बड़ा इजी सा था। इस तरह की मशीन है, ये देखो सब कुछ इंग्लिश में आ जाएगा। आप स्टेशन का नाम चूज़ करो और प्राइस बता देगा। 1000 कुछ की आई है ये, बाकी मैंने 10,000 का डाला था तो चेंज निकाल के दे दिए। चेंज मतलब चिल्लड़ भी दे दिए भाई जो बचे थे ना। ये देखो तो एंट्री यहीं से लेनी है भाई। टिकट डालते कैसे है और एक चीज़ का ध्यान रखना वो भी बताऊँगा आपको। पहले बंद हो जा, हो नहीं रहा क्या? तो देखो टिकट तो डलेगी भाई, यहाँ से डल गई, बट दूसरी तरफ जाने के बाद टिकट ले ज़रूर लेना, यहाँ मत छोड़ जाना। ये ले ली मैंने। ये तो जैसे मैंने वन टाइम टिकट लिया, लेकिन आप ना इस तरह का आईसी कार्ड भी ले सकते हो। जैसे अपना दिल्ली मेट्रो का कार्ड है ना, तो कार्ड में रिचार्ज करवाओ, फिर टैप कर करके आप जा सकते हो जहाँ की भी टिकट खरीदी है। बट मुझे शायद इसके बाद कोई लोकल ट्रेन यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आईसी कार्ड ना लेके बस वन टाइम वाला एक टिकट ले लिया खाली। और देखो ज़मीन पे भी इन्होंने लगा रखा है, स्ट्रेट जाओगे तो केसीआई मेन लाइन है और लेफ्ट में जाओगे तो स्काई एक्सेस लाइन है। तो हमें स्काई एक्सेस में जाना है, ऑरेंज वाले में, यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हो ना भाई येलो येलो से लगे हुए बीच में, ये एक्चुअल में जो लोग मतलब ब्लाइंड होते हैं ना थोड़े से, तो वो स्टिक की मदद से इस पर ऐसे टच कर करके रास्ता देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए बना हुआ है। तो अगर आपको ये दिखे तो इस पर मत जाना आप, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है। साइड से आप अपना यूज़ करना रास्ता नॉर्मल। जैसे देखो यहाँ बना हुआ है तो इसका मतलब उन्हें समझ आ जाएगा कि आगे जो है इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियाँ है। बस ट्रेन में ना लगेज का समस्या है, अगर बड़े बड़े बैग है तो ले जाने में बड़ी महाभारत है। टैक्सी में एक बार पटक दो, आराम से अपना पहुँचा देगी टैक्सी होटल के बाद। इसमें क्या, पहले स्टेशन तक चलो, फिर जहाँ स्टेशन ख़त्म होगा वहाँ से भी मुझे 800 मीटर अपने होटल तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। बट भाई पैसे भी तो कितने बच रहे हैं, कहाँ 14,000 रुपये और कहाँ 600-700 रुपये। लेफ्ट में है नरीता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के लिए और राइट में है स्काई एक्सेस लाइन। तो हम जाएंगे स्काई एक्सेस लाइन में। भाई सब क्या मस्त बना रखा है, देखो गूगल मैप पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी और 19 मिनट के बाद आएगी। तो चलो वेट करते हैं, भीड़ तो लंबी लगी हुई है, होपफुली सीट मिल जाए, वरना 1 घंटा भाई कौन खड़ा रहेगा ट्रेन में। तो अभी तो एक ट्रेन आएगी 5:20 पे और हमारी वाली आएगी 5:17 पे। अच्छा नहीं, पहले हमारी आएगी ना। लो भाई एक ट्रेन तो आ गई है, बट ये अपनी नहीं है, ये दूसरी वाली है, क्योंकि टाइम देख रहे हो आप 5:20 पे। हमारी आनी है 5:27 पे, जिस पर मेरे को जाना है। और वो सबसे मेन चीज़ है कि वो ना डायरेक्ट ट्रेन है, मतलब कहीं पे भी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ेगी बीच में। 1 घंटा 10 मिनट में डायरेक्ट आसाकुसा स्टेशन पे छोड़ देगी, जहाँ से मेरे को 800 मीटर पैदल चल के अपना होटल मिल जाएगा। और भी ट्रेन के ऑप्शन थे। ओए अबे कितना शोर है, ये दरवाजे खुलने में देखो इतना पूरा पीपणी बजा दी, जो मतलब पता भी नहीं होगा, वो भी सोता हुआ भी उठ जाएगा। जाओ 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 भाई जाओ, भीड़ खत्म करो चलिए फटाफट से। हाँ तो मैं कह रहा था और भी ट्रेन के ऑप्शन है जो 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचा रहे हैं, बट उसमें क्या है ना 2 बार चेंज करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने वो वाली ना चूज़ करके डायरेक्ट वाली चूज़ कर ली, ताकि कौन ही बदलेगा भाई, ये जो इतने बड़े बड़े लगेज है इनको उठा के चेंज करो, समस्या है भाई। ये तो लिटरली 30-40 सेकंड रुकी है बस, वही मेट्रो वाले ही सीन है, मेट्रो की तरह 30-40 सेकंड रुकती है और फिर निकल लेती है। तो ये थी भाई मेरा फर्स्ट ट्रेन देखी मैंने जापान की। अभी तो बहुत सारी अलग अलग ट्रेनें देखनी है। सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन में भी सफ़र करूँगा, फिर एक समुद्र के अंदर चलती है बुलेट ट्रेन, उस पर भी सफ़र करूँगा, और एक स्लीपिंग ट्रेन में भी अगर उसकी टिकट मिल गई। आज ही जाना है टिकट बुक करने भी, देखते हैं आज या तो कल सुबह बुकिंग कर दूंगा 15 दिन बाद। भाई यहाँ पे ना टीटी भी है, आके टिकटें चेक कर रहे हैं रैंडमली। तो मेरी देखी तो कह रहे हैं आपकी तो स्काई एक्सेस की है। मैंने कहा हाँ 5:27 की। तो अभी ये स्काई लाइनर आने वाली है 5:20 पे, उनकी टिकटें चेक कर रहे हैं। बट भाई लोग अभी तक जितने भी दिखे हैं बड़े पोलाइट है, मतलब अलग ही नेचर टाइप का फील हो रहा है उनका। तो मुझे आ गई है भाई ब्लू और वाइट कलर की स्काई लाइनर। अरे रुकी भी नहीं है तो निकल ही गई सीधा। हाँ तो छोड़ो, मैं आपको दिखा रहा था गूगल मैप कैसे यूज़ करना है। जैसे अभी मैं योर लोकेशन और ये है मेरे होटल की लोकेशन, तो मैंने ये डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप साइकिल कर सकते हो, टैक्सी से जा सकते हो, 57 मिनट में टैक्सी पहुंचा देगी, बट प्राइस आपको बताया। तो ये जो है ना ये ट्रेन वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, ये आप ऑप्शन देखो। तो अब देखो इसमें काफ़ी ऑप्शन दिखा रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट में
जिसमें आपको पहले 23 मिनट चलना है, फिर एक स्काई लाइनर लेनी है, 5 मिनट चलना है, फिर ट्रेन बदलनी है, फिर 10 मिनट चलना है। तो ये तो है बड़ी बेकार भाई। अब मेरे को ढूंढना होता है कि जो डायरेक्ट हो, जैसे कि एक ये देखो, ये डायरेक्ट चल रही है, 23 मिनट चलने के बाद फिर स्काई एक्सेस लेनी है और फिर 6 मिनट चल के डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। बट अभी 5:27 वाली इसमें नहीं दिखा रही यार, मेरे उसमें दिखा रही थी। तो बेसिकली इसी के थ्रू आप जो है ना वो पूरा नेविगेट कर सकते हो, कहीं भी आपको जापान में जाना है तो देखो 23 मिनट वॉकिंग भी दिखाएगा, फिर कितने स्टेशन, जैसे कि ये आसाकुसा लाइन में बैठना है और इस वाले स्टेशन पे उतरना है, फिर 6 मिनट उसके बाद भी पैदल चलना है, तो ये सब गाइड कर देगा। और फिर स्टेशन मतलब मैं ट्रेन से उतरने के बाद भी कौन सा गेट लेना है, ये देखो, फॉलो साइंस फॉर हिगाशी कोमागाता डिस्ट्रिक्ट गेट, एग्जिट वाया A1, तो ये भी तक भी बता देता है गूगल मैप। तो इस मामले में तो सही है भाई, बढ़िया। ये 5:20 वाली आ गई भाई स्काई लाइनर, इसकी शेप बढ़िया, आगे से देखोगे ना कलर वही है सेम ब्लू एंड वाइट का। तो इसमें तो सिटिंग विटिंग बनी हुई है प्रॉपर, अपने वाले में भी होगी शायद। 2 मिनट पहले आई है भाई और पूरे करेक्ट 5:20 पे निकल लेगी, अपने टाइम से देखना। तो भाई करेक्ट 5:20 पे जैसे कि मैंने बताया था निकल गई है। अब अगली सीधा अपनी ही आएगी, लाइन में आगे लग जाते हैं भाई, वरना सीट नहीं मिली तो सही में बड़ा दुख होएगा, 1 घंटा खड़े रह के जाना पड़ जाएगा। नए नए आओगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि स्काई लाइनर क्या है, स्काई एक्सेस क्या है, मतलब सेम सेम से फील होते हैं, बट वही है, ऑरेंज कलर है स्काई एक्सेस और ब्लू कलर है स्काई लाइनर। बाकी तो गूगल मैप पे जैसे मैंने समझाया ना उसके अकॉर्डिंग करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो भाई 5:25 पे आ गई है अपनी स्काई एक्सेस, और जैसे कि मैंने बताया था ये थोड़ी सी रेड पिंक ऑरेंज जो भी कलर है वैसी है। चलो 2 मिनट ही रुकेगी, जल्दी जल्दी सीट पर पहुँच लेते हैं। खाली तो लग रही है यार, और मैं आगे आगे ही हूँ तो सही है, चलो जगह मिल जाएगी अपने को ना बढ़िया। चलो जी चलो, पहुंच गया हूँ करेक्ट 1 घंटे के बाद आपका आसाकुसा स्टेशन। इधर भाई सीढ़ियाँ भी लगी हुई है और यहाँ पे लिफ्ट भी है, अब लिफ्ट से ही जाऊँगा, बैग सीढ़ियों में तो कहाँ ले जाऊँगा। मेरे ख्याल से ये वाले में जाना था मेरे को, ब्रिज वाले डिस्ट्रिक्ट गेट पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गेट एक यहाँ भी है इस तरफ, बट यही वाला है शायद। अब वो टिकट यहाँ पे ना वापस से डालनी है तभी आप एग्जिट ले पाओगे। देखो भाई 6:30 तो यहीं पे ही बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब यहीं पे ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर तो पक्का ठंड होगी अच्छी खासी। और अभी भी थोड़ा सा रास्ते का समझ आ नहीं रहा है, यहाँ से 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है, जो मैं ऑब्वियसली नहीं चलने वाला पैदल इतने बैग लेके। तो देखता हूँ बस कोई हो ना जो वहाँ तक ले जाए। अरे यार ये भी नॉर्मल सीढ़ी है, लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है? देख लो भाई लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे, लाइन लगा के खड़े हुए थे लिटरली लिफ्ट में जाने के लिए। बताओ, क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है उतरने वालों को, कि उनको उतरने दो, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो हो, लिफ्ट हो, और फिर उसके बाद चढ़ने वालों को चढ़ना चाहिए। तो आप साइड रहो थोड़ा सा ताकि उतर जाए लोग, तो उसके लिए लाइन बनाना ज़रूरी है। अगर गेट पूरा ही कवर कर लोगे भाई तो फिर उतरने वाले कहाँ से उतरेंगे। ले भाई से आपका ही हो गया, यहाँ तो बारिश आ रही है और मेरे पास छाता भी नहीं है। अब यहाँ से 850 मीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 12 मिनट पैदल चल के जाना था, पर इस बारिश में तो जा नहीं सकता। ऊपर से ठंड बहुत लग रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश रुके तो निकलूँ भी। भूख भी लग रही है, खाया भी नहीं हुआ सुबह से, मतलब यहाँ के तो 6:30 बज ही गए देखा जाए। कल रात से खाली पेट हुआ था, रात को डिनर किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट पे मिला ही नहीं वेज कुछ। अब यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट ही ढूंढना पड़ेगा तभी वेज मिल पाएगा। अब ये ना टैक्सियाँ तो जा रही है देखो काले काले रंग की, बट ये 1-1.5 किलोमीटर के भी भाई 1000-1500 रुपये से कम तो क्या ही लेगी, है ना। तो क्या फ़ायदा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाएगी बारिश फिर निकलेंगे। कर ली भाई टैक्सी बुक कर ली, 610 येन दिखा रहा था, 350 रुपये इंडिया के। तो ठीक है, अब बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी कब नहीं, मैंने कहा चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, वैसे भी आने वाली है टैक्सी। चलो, इसका पॉइंट ना उधर का दिखा रहा है तो रोड क्रॉस करके तो जाना ही पड़ेगा, बट वहाँ पे कोई भी छज्जा वज्जा नहीं है, मतलब भीग जाऊँगा खड़ा रहा। तो जब टैक्सी बिल्कुल आके रुक जाएगी उस टाइम पे रोड क्रॉस करूँगा। भाई फुटपाथ पे भी ये येलो वाली स्ट्रिप बना रखी है, देख रहे हो, मतलब कितना ध्यान रखा हुआ है चीज़ों का, और मार्किंग वार्किंग भी यहाँ प्रॉपर है। टोक्यो का ये थोड़ा ओल्ड पार्ट है समझ लो आप, जो कल्चरल पार्ट कहते हैं ना जिसे। चलो भाई हो जा ग्रीन बत्ती, जल्दी टैक्सी आने वाली है मेरी। आप या तो ये आसाकुसा वाले एरिया में रुक सकते हो या फिर शिबुया के आसपास रुक सकते हो, बट शिबुया वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा महंगा है और ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम है। हालांकि ये महंगा तो भाई ये भी है, मतलब जो आज मैंने रूम लिया है वो समझ लो यूरोप और यूके के रूम भी फेल हो गए हैं। एक तो साइज़ इतना पिद्दू सा, ऊपर से महंगा इतना मिला है। बट ये इस एरिया से ना काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पास है, जैसे सेंसोजी टेम्पल हो गया और भी 1-2 जगह है। और ऐसा नहीं टोक्यो का ओल्ड पार्ट है तो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, देख रहे हो सामने सारी मतलब हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिसेज बने हुए हैं और साफ़ सुथरा पूरा। भाई जापान खैर साफ़ सुथरे के मामले में तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा।
तो इस तरह का ये पूरा एरिया है भाई साहब, है तो मज़ेदार। हल्की हल्की बौछार आ रही है, पैदल जाना ठीक नहीं है। 300 साढ़े 300 रुपये के पीछे क्या वो तबीयत खराब करनी है ना। ज़्यादा होते 1000 1500 रुपये टैक्सी के, फिर नहीं जाता भाई मैं टैक्सी में। अब 350 रुपये तो दे ही सकते हैं। तो भाई ये आ गई है, यहाँ तो ऊबर की भी ब्रांडिंग है, इसका मतलब ऊबर भी चलती है। वैन टाइप की आई है भाई ये, देखना क्या पार्टीशन वार्टीशन बना रखे हैं। और ये भी ऑटोमेटिक डोर है, खुद ही बंद करेंगे। लेट्स गो। ओटीपी तो कुछ नहीं देना पड़ा, डायरेक्टली ऐसी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने चेक नहीं किया, ऊबर पे भी है इसका मतलब, तो चेक कर लूँगा। और ये सही जुगाड़ है भाई, प्लास्टिक सा ना कुछ लगा रखा है इन्होंने चारों तरफ, और ऐसे प्रोटेक्शन टाइप की हो गई। और विंडो भी थोड़ी थोड़ी ब्लैक ही है। तो भाई ये पहुंच गया है, जगह का नाम है राकूटेन स्टे। ये बिल्डिंग है देखो, अभी रूम दिखाऊंगा जरा जरा से पिद्दू से। और यार 600 दिखा रहा था उसमें, बट 1100 का बिल आ गया, महंगा ही बढ़ गया। थैंक यू बाय। ये कुछ तो कोड वोड है भाई, पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। द पिन कोड इज नीडेड टू ओपन द इलेक्ट्रॉनिक लॉक एट द फैसिलिटी। ठीक है, सेंड टू पिन कोड इन एडवांस बाई ईमेल। ओके, ईमेल पे आया होगा पिन कोड, तो वो उससे खोलना है। तो पता नहीं, पहले तो ऐप में 600 येन दिखा रहा था, बट अब बिल बना 1100 येन, यानी इंडिया के 650 रुपये। तो 1 किलोमीटर के 650 रुपये तो महंगा ही पड़ गया हिसाब किताब। भाई कोड डाल के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे तो कोई स्टाफ वाफ है ही नहीं, देखो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मतलब कंप्यूटर रखा हुआ है। अब इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आएगी, तो जैपनीज़ लिखा है। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने, फॉर फॉरेन गेस्ट कैसे कैसे करना है। डिस्प्ले लैंग्वेज पहले करनी है इंग्लिश, कहाँ से आएगी लेकिन इंग्लिश। कैंसिल भी ना हो रहा, और कोई चल रहा है, हाँ ये इसमें आ रहा है, ठीक है चलो इंग्लिश कर लिया। चेक इन कर लिया, रिजर्वेशन नंबर डालना है। ओके चलो भाई चेक इन हो गया, मतलब सब कुछ ही, पासपोर्ट फ़ोटो, एक वीडियो कॉल भी हुई है किसी के साथ जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सब वेरिफिकेशन होने के बाद रूम नंबर आ गया था, और उसकी एक की भी आ गई थी। तो अब वो रूम नंबर पे जाना है मुझे, और की डालनी है। चेक इन अपना डन हो चुका है, सही चीज़ है भाई। और चेकआउट टाइम है 10 बजे, देखना सुबह। और चेक इन का टाइम पता है क्या है, शाम को 3 बजे का। मतलब 3 बजे से पहले आप चेक इन कर ही नहीं सकते। तो आधा तो टाइम वैसे ही ख़त्म हो गया दिन का भाई साहब। 3 बजे जब आप चेक इन ले रहे हो, और फिर चेकआउट भी कह रहे हो 10 बजे करो, तो ये बड़ा लफड़ा है यहाँ जापान में ना, कि चेकआउट जल्दी और चेक इन लेट। 6 फ्लोर है भाई साहब इसमें। तो कुछ तो ऐसे भी होटल्स थे जिनकी शाम की 4:30 बजे की चेक इन थी। मैंने कहा भाई 2 ही मत चेक इन, छोड़ ही दो तुम, बारिश हो जाएंगे रोड पे। 4:30 बजे भी क्यों देखे बेचारे, हम पे दया खानी है ना। खैर ये 3 बजे वाला मिल रहा था, इसलिए मैंने ये कर लिया। 1000 रुपये इससे सस्ता था, वो 4:30 बजे का था, बट मैं सोच रहा था वही कर देता, क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं पहुंचा तो 6:30 बजे हुई यहाँ। तो देखो इस तरह की मशीन लगी हुई है, अब यहाँ पे कोड वोड डालना होगा। तो लो जी अंदर आ गया हूँ। अंदर आते ही पहले ये पतला सा शीशा, और इतनी सी ये अलमारी टाइप की, इसमें क्या ही आएगा भाई है। फिर घुसते ही लेफ्ट में एक है बाथरूम, बाहर की तरफ खुलेगा ये इस तरह का भाई। तो वही सीट तो यहाँ हर जगह मेरे को लगता है वो ऑटोमेटिक वाली देते हैं, यहाँ भी देखो वही दे रखी है। और ये उसका रिमोट है, धोने वोने का जुगाड़ मस्त है, गर्म पानी ठंडा पानी जैसे भी करना। छोटा सा बाथटब है जिसमें कौन ही बैठ पाएगा, छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा। बाकी शावर लगा हुआ है, मिरर है, सामान सारा दे रखा है, बॉडी सोप वगैरह। चलो ये सही है। एंड देन बाहर निकलते भाई ये बस बेडरूम है, देख लो इतना सा, जरा सा बेड, इसमें 2 लोग भी खुल के कभी ना सो पाए। मैं तो चलो अकेला हूँ। इतना सा बेड, सामने टीवी लगा हुआ है सोनी का, ऊपर एसी लगा हुआ है। इधर बालकनी वालकनी कुछ नहीं है, सिर्फ ये खिड़की है जिसमें से बहुत चिल्ड हवा आ रही है, तो बंद ही कर दूँ इसको थोड़ा। चलो बाकी ये ब्लाइंड है, इसको भी बंद ही कर देते हैं। इधर एक टेबल लगा हुआ है जिसमें केटल वगैरह है सब कुछ, और कॉफ़ी मशीन भी लगा रखी है छोटी सी, ये बना सकते हो। फ्रीजर लगा हुआ है। मतलब लिटरली भाई कितना कमरा होगा ये, 10 फुट बाय 8 फुट का भी कमरा नहीं होगा। वो शुरुआत हो रही है, ये बाथरूम, इतना सा बेड, बस खत्म। मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया। और इसके पे पता है कितने करे मैंने, 19,000 रुपीज़ 3 नाइट्स के, यानी 6,500 रुपये लगभग एक रात का। आज तक यूरोप में मैंने इतने देश घूमा, यूके में घूमा, वहाँ पे भी जो 5-6 हज़ार के रूम मिलते थे ना, वो इससे डबल साइज़ के तो होते थे एटलीस्ट। और यहाँ पे भाई टोक्यो नेक्स्ट लेवल महंगा है, क्योंकि शहर छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बटन वटन भी भाई जापानीज़ में लिखे है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा मुझे, सब ट्रांसलेट कर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो कौन सा गीजर का है, कौन सा लाइट का है, फैन का है। भाई रेस्टोरेंट जाने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए ऊबर ईट से खाना ऑर्डर कर दिया। खाना तो आने वाला है, बट याद आया कि पानी की बोतलें तो है नहीं ना, रूम में दी है उन्होंने। तो एक सुपर मार्केट है, ग्रोसरी स्टोर है छोटा सा,
वहां से 2-4 बोतलें उठा लाता हूँ, 3 दिन रहना तो यही है। भाई साहब देखना, नॉर्मल गलियों में भी वेंडिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने, हद ही हो गई बताओ। यहाँ भी मिल रही है, पर ये पानी की बोतलें बहुत महंगी होएगी तो सुपरमार्केट से ले लेता हूँ। ये ले भाई, एक बोरी सामने, 2 इधर है ये रही, और 2 उधर है बोरी। मैं तो एक भी सर्दी के हिसाब से कपड़े नहीं लेकर आया, सारी हाफ टी शर्टें हैं। और आज का टेम्परेचर देख के तो लग रहा है अब 1 महीना मेरी बैंड बजेगी पूरे जापान में, या तो मुझे 2-3 जैकेटें खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसी बारिश होती रही तो ठंडा होता रहेगा। 16 डिग्री है, रात में तो मेरे ख्याल 10-11 डिग्री पहुंच जाएगा। रूम के अंदर तो नहीं लगती खैर, मेन समस्या बाहर घूमने की है। ये है भाई वो सुपरमार्केट, यहाँ पानी की बोतलें है तो बड़ी वाली बोतलें ले चलता हूँ, 2-3 काम ही आएगी। जूस भी ले लेता हूँ भाई, सुबह सुबह 1 गिलास पी लूँगा तो थोड़ी तो एनर्जी आएगी बॉडी में। एक एप्पल ले लेता हूँ और एक ऑरेंज। 259 येन का है 900 ml का, और ये सस्ता है एप्पल वाला, ये 189 का है, तो मतलब कितने 80-90 रुपए के आसपास पड़ा शायद। तो टोटल बना है 1729 का बिल। एक मैंने छाता भी ले लिया क्योंकि यहाँ बारिश का कुछ नहीं पता ना। थैंक यू। 3 पानी की बोतल, 2 जूस और 3 केले सुबह के। छाता सही है भाई, ले लिया ना, क्योंकि अब बारिशों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है, तो एक छाता रहना चाहिए अपने पास। और उबर ईट से भी खाना आने वाला है, जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा, पास ही था ये, 150 मीटर पे ही था, तो सही है। कुछ भी जरूरत पड़ेगी फल फ्रूट की, यहाँ पे आके ले लिया करूंगा 3 दिन में। लो भाई लो, अपना खाना आ गया है, खाता हूँ फटाफट, और ये सारी ग्रोसरी आ गई भाई। खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।